नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस ज्ञान यात्रा में। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। एक नए अंदाज में हम इसे पढ़ेंगे, चित्रों के साथ हम इसे पढ़ेंगे इस टॉपिक को। और एक एक पॉइंट हम इसका डिटेल में समझते हुए चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा। इसमें से प्रश्न हमें देखने को मिलता है और बहुत ही सिंपल प्रश्न हमें इसमें देखने को मिलता है। इस टॉपिक को हम 4 भागों में पढ़ते हैं। जब हम राजस्थान की वेशभूषा को पढ़ते हैं तो हम 4 भागों में से डिवाइड करते हैं। एक तो महिलाओं की वेशभूषा, एक पुरुषों की वेशभूषा, एक आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा और एक आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। तो आइए समझते हैं। सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए और हम इस क्लास को आज की शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान की वेशभूषा के बारे में बात करें तो राजस्थान की रंग बिरंगी वेशभूषा ही राजस्थान की पहचान है। और इसीलिए वेशभूषाओं के लिए कहावत है, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला, एक मरवण और तीजो कसुमल रंग। ये कसुमल रंग दोस्तों पिछले साल एग्जाम में बहुत आया था और इसने बहुत परेशान किया था। पर क्लास 10वीं की पहली किताब में पहले चैप्टर में पहली लाइन में ये किताब में अक्सर लिखा हुआ है कि कसुमल का मतलब होता है मलमल, यानी कि मैरून, यानी कि भूरा रंग। और ये भूरा रंग राजस्थान की वेशभूषा है। हकीकत में राजस्थान में जो रेगिस्तान था, जो सूनापन था, राजस्थान के निवासियों ने उस सूनेपन को अपनी वेशभूषा, अपनी रंग बिरंगी वेशभूषाओं के माध्यम से भर दिया। और आज भी ये पौराणिकता और आधुनिकता का एक संगम है। हमारा फैशन आज भी आउटडेटेड नहीं हुआ है और आज भी फैशन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास है हमारी राजस्थान की वेशभूषा। तो देखिए, जैसे कि हम सबसे पहले जो आज की क्लास पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्त्रियों की वेशभूषा के बारे में। अब आपका सवाल होगा कि सर इसमें प्रश्न कैसे आता है। तो देखिए, बड़ा सिंपल प्रश्न आता है। वेशभूषाओं का प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा कि ये जो वेशभूषा है वो किस महिला के शरीर के किस भाग में पहनी जाती है, या फिर कोई विशेष आदिवासी जनजाति महिला की वेशभूषा के बारे में पूछा जाता है, या मुसलमान महिलाओं के जो 2 वस्त्र हैं, बस 2 वस्त्र दोस्तों, उस 2 वस्त्रों के बारे में एग्जामिनर हमसे पूछता है। और बड़ी सिंपल सिंपल प्रश्न है। ग्रामीण महिलाओं के वेशभूषा के बारे में हमसे एग्जामिनर सवाल करता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है, या सबसे पहला जो शब्द है वो है कुर्ती और काचली। तो दोस्तों, ये जो कुर्ती है इससे तो सवाल हमें मिले या नहीं मिले, लेकिन इस काचली से हमें सवाल जरूर देखने को मिलता है। देखिए, ये स्त्रियों के द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है। और ये कुर्ती जो है, वो काचली जो है, वो घाघरा के साथ यानी कि लहंगे के साथ पहनी जाती है। हम सामान्य तौर पर राजपूती महिलाओं को ऐसी वेशभूषाओं में देखते हैं, ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं। तो वास्तव में ये जो काचली है, ये जो कुर्ती है, ये इस प्रकार से एक वेशभूषा होती है। इसमें ये जो बिना बाह की कुर्ती होती है, इसको आंगी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? इसको आंगी बोला जाता है। और ये जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को काचली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काचली। ये मैंने एक सैंपल के तौर पर लिया है, वास्तव में इससे अलग अलग प्रकार से भी दिखता है। पहले काचली पहनी जाती है, उसके ऊपर आंगी डाली जाती है और नीचे पेटीकोट या लहंगा या घाघरा डाला जाता है, और उसके साथ में महिलाओं के द्वारा आप इस वेशभूषा को पहना जाता है। आपसे सवाल क्या पूछे? आपसे सवाल पूछेगा कि बिना बाह की कुर्ती को क्या कहा जाता है? आंगी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आंगी कहा जाता है। एक और सवाल आपके सामने, कापड़ी। क्या पूछा जाता है? कापड़ी। दोस्तों, बहुत सवाल आता है कापड़ी। तो कापड़ी बहुत सोचा जाता है, किताबों में इसकी बड़ी कठिन कठिन परिभाषा हमें देखने को मिलती है, लेकिन बड़ा आसान है दोस्तों। कपड़े के 2 टुकड़ों को लेकर, 2 कपड़ों के अलग अलग टुकड़ों को सिला जाता है और उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है और आगे का हिस्सा बना दिया जाता है, और पीछे के हिस्से में कसने के लिए तनियां होती हैं। इस ड्रेस को कापड़ी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में जो बंजारा जनजाति है, जो आदिम बंजारा जनजाति है, जो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उनके द्वारा इसका विशेषतर प्रयोग होता है। काल बिलिया नृत्यों के दौरान ऐसी ड्रेसेस हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, समझिए, स्त्रियों के द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है। तो हमसे पूछेगा कि कापड़ी कहाँ पहना जाता है? तो स्त्री के ऊपरी, शरीर के ऊपरी भाग में।
और ये कपड़ों के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है जिसमें कसने के लिए तनियां होती हैं दोस्तों। ये बात याद रखनी है आप। क्या याद रखनी है कि कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई ड्रेस क्या कहलाती है? कापड़ी। भैया इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो तिलका पर। बीएसटीसी हो गया, फोर्थ ग्रेड हो गया, जेल प्रहरी हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, ऐसे एग्जाम्स में ये सवाल बहुत आता है। क्या आता है कि तिलका क्या है? तो देखिए पढ़ते बहुत है हम, लेकिन देखा नहीं। आज मैं आपके सामने चित्रों के माध्यम से लेकर आया हूं कि तिलका क्या है। तो तिलका देखिए मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। ये काला, ये एक काला चोगे नुमा वस्त्र है, काला कलर का चोगे नुमा वस्त्र है ये। तो आप कहेंगे सर ये काला कलर का जो ड्रेस होता है ये तो बुर्का होता है। जी नहीं दोस्तों, बुर्का ये ऊपर जो पहना जाता है, जो फेस कवर करने के लिए होता है, इसे बुर्का कहते हैं। लेकिन ये जो पूरे शरीर के कंधे से लेकर पैर तक जो ड्रेस पहनी जाती है, इस ड्रेस को तिलका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिल। पूछा जाता है तिलका वस्त्र किसका है, तो मुस्लिम महिलाओं का है। ये दोनों वस्त्र जो है ये मुस्लिम महिलाओं के हैं। दूसरा वस्त्र है शरारा। ये तो आज भी लड़कियां शादियों में बड़े शौक से पहनती हैं। शरारा जो वस्त्र है ये मुस्लिम महिलाओं द्वारा, विशेषकर लड़कियों द्वारा पहने जाने वाली एक घेरदार सलवार है। आप नीचे देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें घेर डाला जाता है तो ये बिल्कुल फ्रॉक के समान, नीचे घुटनों से नीचे फ्रॉक के समान घेरदार वस्त्र होती है। इस ड्रेस को शरारा कहा जाता है। हम आम बोलचाल की भाषा में गरारा शरारा लड़कियां समझ पाएंगी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, लड़के तो बेचारे भोले हैं, उनको तो रंगों में फर्क नहीं पता है, तो टुकड़ों में बेचारे कहां से फर्क बताएंगे। तो मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र आपको याद रखना है तिलका और शरारा। क्या याद रखना है? तिलका और शरारा। आगे बात करते हैं, बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, घघरी और घाघरा। ये घघरी क्या है सर, ये भी पूछेगा क्या? अरे पूछ लिया है भाई, एग्जाम में पूछ लिया है, पूछ लिया है बच्ची के नाम पर। किसके नाम पर? बच्ची के नाम पर एग्जामिनर ने पूछ लिया है कि बच्ची के द्वारा या फिर बच्चियों के द्वारा पहने जाने वाला घुटनों तक की जो फ्रॉक होती है, जो स्कर्ट होती है, उसे क्या कहा जाता है? घघरी कहा जाता है। वही जब महिलाएं इसको पहनती है तो घाघरा। तो बड़ा आसान है, छोटी है तो घघरी और बड़ा है तो घाघरा। घघरी और घाघरा दोनों किसका वस्त्र है? महिलाओं का। आगे सवाल है, आगे सवाल है, पेटीकोट, लहंगा, घाघरा, धावला। ये धावला एग्जाम में आता है, ये दावला एग्जाम में आता है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। सर्दियों के विशेष वस्त्रों के बारे में राजस्थान के हर बच्चे को पता होना चाहिए, रट लेना चाहिए, क्योंकि ये हर दूसरे एग्जाम में आते हैं आपके सामने। पूछा जाएगा कि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कमर में नीचे कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, तो पेटीकोट, घाघरा, लहंगा, ये सब आप जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपको बताने की जरूरत है ये धावला। क्या जरूरत है? धावला। तो देखिए धावला, क्या कह रहे हो? धावला, धावला देखिए ग्रामीण महिलाओं में प्रचलित ऊनी घाघरा है जिसे धावला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धावला। और दोस्तों ये महिला जो है धावला नहीं पहन के बैठी है, धावला इन्होंने अंदर पहन रखा है। तो सर ये क्या है? ये तो हमें कंबल दिख रहा है, तो धावला तो दिख नहीं रहा। तो इसे सालू कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सालू। सर शोल है तो बिल्कुल शोल ही है, मोटा शोल है। शोल मोटा हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है? सालू कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सालू। तो आपको दो वस्त्र याद रखने हैं। सर्दियों में महिलाएं नीचे ऊनी घाघरा पहनती है, ऊन से बना घाघरा पहनती है, उसे धावला कहा जाता है। जबकि शाल को सालू कहा जाता है, जो कि सर्दियों का वस्त्र। अब अगला सवाल, ओढ़नी, लुगड़ी और साड़ी। इससे एग्जामिनर बहुत सवाल आपसे करता है, बहुत सवाल पूछता है कि ये ओढ़नी, लुगड़ी, ये ओढ़नी बहुत पूछता है। क्या पूछता है? ओढ़नी। ये नहीं पूछेगा कि ओढ़नी महिलाओं का वस्त्र है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। ओढ़नियों के प्रकार पूछेगा, प्रकार। ओढ़नी किस प्रकार की ओढ़नी, कहाँ की प्रसिद्ध है, ओढ़नियों के कलर, ओढ़नियों की डिजाइन, इसके बारे में एग्जामिनर जो है वो सवाल करता है। देखिए नाम पढ़िए, ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया। क्या है नाम? ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया। ये ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया जो है ये सब मेवाड़ की ओढ़नी है। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया आदि किसका प्रकार है? सिक्कों का प्रकार है, तोप का प्रकार है, या फिर कोई मुद्रा का प्रकार है, या फिर एग्जामिनर पूछ लेगा वस्त्र का प्रकार है, तो हम आंसर देंगे वस्त्र का प्रकार। ओढ़नियों का प्रकार है ये। क्या है? ओढ़नियों का प्रकार है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए पवरी, बहुत एग्जाम में नया सवाल है दोस्तों। क्या सवाल है? नया दो सवाल है दोस्तों। पवरी, पवरी क्या होता है? तो पवरी शादी के समय दुल्हन की लाल और गुलाबी रंग की ओढ़नी पवरी कहलाती है। जैसे हम समझते हैं, क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि जब दुल्हन विदा होती है, आप लोगों ने देखा हो कि दुल्हन जो होती है
वो अपने माता पिता के जो पहने हुए वस्त्र होते हैं उनमें विदा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब बारात जाती है तो बारात में क्या किया जाता है कि वधु के लिए, होने वाली बहू के लिए कपड़े भेजे जाते हैं। ये होने वाली बहू के लिए जो कपड़े भेजे जाते हैं उसमें एक लाल रंग की ओढ़नी भेजी जाती है, और उस लाल रंग की ओढ़नी को ओढ़कर ही जो महिला होती है, जो लड़की होती है, वो विदा होती है। और वो लड़की विदा होती है, उस लाल कलर की ओढ़नी को क्या कहते हैं? पौरी कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? पौरी। मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। देखिए, क्या देखिए कि ये जो विवाह के अवसर पर जो कपड़े देने का रिवाज है, ये बड़ा खतरनाक है। आप लोग तो जानते ही हैं, आपके घर में शादी वगैरह हुई होगी तो आपको पता है कि विवाह के अवसर पर हमारे द्वारा वस्त्र भेंट किए जाते हैं हमारे रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को। हम पहरावनी बोलते हैं उसे, पहरावनी। जब हम कभी रीति रिवाज रस्म पढ़ेंगे तब मैं जरूर आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो विवाह के बारे में या विवाह के अवसर पर क्या किया जाता है कि विवाह के अवसर पर क्या किए जाते हैं, ड्रेसेस पहनी जाती है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके आधार पर? रंग के आधार पर। किसके आधार पर? रंग के आधार पर। दोस्तों, आपको 3 नाम याद रखने। कितने नाम याद रखने? 3 नाम। पहला पहला आपको याद रखना है पौरी। क्या याद रखना है? पौरी। दूसरा दूसरा आपको याद रखना है पीरिया। भाई बहुत एग्जाम में ये सवाल आता है, पीरिया। और तीसरा आपको नाम याद रखना है पीला। क्या याद रखना है? पीला। अरे सर, पीरिया और पीलिया दोनों एक ही तो हो गए क्या? अरे नहीं यार, एक नहीं है, अलग अलग है। देखो सुनो, ये पौरी जो है, ये पौरी लाल रंग की ओढ़नी होती है, और सामान्य समाज में या फिर सामान्य लोगों के द्वारा इस लाल रंग की ओढ़नी को पहनकर लड़की विदा होती है। उसको क्या कहा जाता है? उसको पौरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौरी कहा जाता है। वही दोस्तों, हम बात करें तो ये जो पीले कलर की ड्रेस होती है, किसकी ड्रेस? पीले कलर की। ये पीले कलर की ड्रेस जो भीलों में प्रचलित होती है, किसमें प्रचलित होती है? भीलों में। भीलों में प्रचलित ये जो ड्रेस होती है, इस भीलों में प्रचलित ओढ़नी को जिसको पहनकर महिला या लड़की शादी करती है, उसे पीरिया कहा जाता है। और ये जो पीला है दोस्तों, ये नाम से पीला है, पर वास्तव में जो पीला होता है, इसका रंग जो होता है वो केसरिया होता है। क्या होता है दोस्तों? केसरिया। और ये शादी पे नहीं, शादी के बाद। शादी के बाद जब लड़की नई नई शादी कर कर नव विवाहिता होती है, तो उसके द्वारा केसरिया रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, और उस केसरिया रंग की ओढ़नी को ही क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है दोस्तों। रंग केसरिया लेकिन है पीला। अच्छा, ऐसे ही दोस्तों हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? शादी के समय जब शादी होती है, तो शादी के समय मामा जी के यहाँ से कपड़े आते हैं। किसके यहाँ से कपड़े आते हैं साहब? मामा जी के यहाँ से। तो मामा जी, नाना जी के यहाँ से कपड़े भेजने का हमारे यहाँ रिवाज है। क्योंकि जब हमारे घर में शादी होती है तो हमारी मम्मी हमारे मामा जी के यहाँ जाती है और पूरा न्योता देके आती है, पूरे परिवार से जाती है। और परिवार को न्योता देती है तो वो लोग अपनी इच्छा से, खुशी से, सहायता पूर्वक उनको वस्तु, तरह तरह की वस्तुएं भेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं मायरा देना। क्या कहते हैं? मायरा देना या भात देना। तो उस मायरा या भात में मामा द्वारा 2 प्रकार की ड्रेस दोस्तों दी जाती है। कितने प्रकार की ड्रेस दी जाती है दोस्तों? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? देखो सुनो, एग्जाम में भी बहुत आता है दोस्तों। एक तो होती है बाला जोड़। क्या होती है दोस्तों? बाला जोड़। कभी कभी एग्जामिनर इसको घुमाने के लिए बाला चुनड़ी बोल देता है। क्या बोल देता है? चुनड़ी। तो जोड़ बोले तो मतलब पूरा सेट, घाघरा, लहंगा, और क्या कहते हैं, पूरा ओढ़नी वगैरह पूरा सेट तो जोड़। और खाली ओढ़नी दे दी तो चुनड़ी। ऐसे ही एक और होता है दोस्तों, कवर जोड़। क्या होता है दोस्तों? कवर जोड़। और इस कवर जोड़ को दोस्तों कवर चुनड़ी भी बोलते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अब आपके दिमाग में वहां तो एग्जामिनर पूछता है तो हमारे को बस एक ही टेंशन हो जाती है। क्या टेंशन हो जाती है? कि लड़की के लिए कौन सी है और लड़की की माँ के लिए कौन सी है। बड़ा डिफिकल्ट लगता है वहां पर, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है विवाह के अवसर पर मामा द्वारा वधु के लिए भेजी गई ड्रेस कौन सी हो, या वधु की माँ के लिए भेजी गई ड्रेस कौन सी है। तो मैं आज आपको बड़ा आसानी से याद करवा देता हूँ। सोचने की भी जरूरत नहीं दोस्तों। ये कवर है, इस कवर को उठा लो, और कवर को उठा लो, और कवर से निकाल दो कुंवारी। कवर, और कवर से क्या उठा लो? कवर से उठा लो दोस्तों कुंवारी। क्या उठा लो? कुंवारी। ये जो कुंवारी कन्या है, इस कुंवारी कन्या के लिए जो ड्रेस भेजी जाती है उसे बोलते हैं कवर जोड़। लेकिन वही पाला, ये पाला जो शब्द है, ये वास्तव में बड़ी बहन के लिए होता है। किसके लिए होता है? बड़ी बहन के लिए प्रयुक्त होता है। और बड़ी बहन कौन होगी? वधु की सास भी हो सकती है दोस्तों। वधु की सास भी हो सकती है, या वधु की माँ भी हो सकती है। वैसे जनरली सास ही इसका एग्जामिनर में, एग्जाम में सवाल आता है।
कि वधु की सास मतलब मामा जी की बहन के लिए, ये वधु की सास के लिए जो ड्रेस होती है इसको क्या कहा जाता है? बाला जोड़ कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, विवाह के अवसर पर जो ड्रेस है उसमें पौरी लाल रंग की, पीरिया पीले भीलों में पीले रंग की, और पीला केसरिया रंग का लेकिन शादी के बाद पहना जाता है। वही बाला जोड़ और कवर जोड़ कुंवारी कन्या के लिए और बाला जोड़ वधु की सास के लिए, ये ड्रेस हमें याद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो पौरी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका नाम है जामशाही। ये भी एग्जाम में आजकल प्रकट होने लग गया है, नया सवाल है। ये जामशाही जो है ये बेसिकली आदिवासियों में है दोस्तों। किसमें है? आदिवासी। आदिवासियों में विवाह के अवसर पर कुंवारी कन्याओं द्वारा जो ड्रेस पहनी जाती है, जब वो पूरी तैयार होती है शादी के मंडप में जाती है, तो जो ड्रेस पहनी जाती है उसे जामशाही कहा जाता है। तो कहोगे कि अभी तो सर भीलों का पीरिया बताया, बिल्कुल सही कहा। भीलों का पीरिया याद रखना है। इसके अलावा जितनी भी जनजाति उनमें जो ड्रेस पहनी जाती है, विशेषकर वागड़ प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान में जो कथोड़ी जनजाति है उनके द्वारा जो ड्रेस पहनी जाती है शादी के समय, जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है, उसे जामशाही कहा जाता है दोस्तों। अब एक बहुत फेमस सवाल जो कि बहुत एग्जाम में आता है, पोमचा पढ़ा बहुत सबने है, किताबों में भर भर के इसके बारे में लिखा होता है। देखा नहीं है, शेखावाटी वाले मेरे दोस्त तो देख पाते हैं, बाकी हाड़ौती में या मेवाड़ में इसका थोड़ा प्रचलन कम होता है। आज हम इसको दिखाते हैं। तो देखिए, ये जो पोमचा है, ये पोमचा वास्तव में ओढ़नी होती है दोस्तों। क्या होती है? ये पोमचा वास्तव में ओढ़नी होती है, और ये ओढ़नी को बंधेज कला से तैयार किया जाता है। बंधेज कला, जिसे अंग्रेजों ने टाई एंड डाई के नाम से दिया, या हम उसे बांधो और रंगों के नाम से जानते हैं। उस बंधेज कला के से निर्मित जो वस्त्र होता है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, अभी हम सारे पढ़ेंगे, लेकिन एक मेन प्रकार जो है पोमचा। तो इस पोमचे में क्या किया जाता है कि कपड़े के सेंट्रल भाग को लेकर उसको बांध दिया जाता है, और बांध कर उसमें अलग अलग घेरों में क्या किया जाता है दोस्तों? रंग किया जाता है। जैसे ये रंग, यहाँ पर रंग अलग कर दिया, यहाँ पर अलग कर दिया, यहाँ पर अलग कर दिया, यहाँ पर अलग कर दिया, और फिर बाद में उस पर छपाई कला से, पटेवड़े की सहायता से, अलग अलग डिजाइन के ठप्पे से सहायता से ठप्पे लगाकर उसको अलंकृत कर दिया जाता है, उसको तैयार कर दिया जाता है। तो ये जो है पोमचा तैयार हो जाता है। और पोमचा जो है वो पोमचा भी पोमचा जन्म के अवसर पर दोस्तों दिया जाता है। किसके अवसर पर? जन्म के अवसर पर। जब पुत्र का जन्म होता है तो जब पुत्र का जन्म होता है तो उस पुत्र के जन्म पर पीले रंग का पोमचा भेजा जाता है, क्योंकि पीला रंग की उस। और पोमचा कैसे पता पड़ेगा कि सर पीला रंग है? तो ये देखिए, ये जो पोमचे में ये पीले कलर का जो घेरा होता है इसे चांद बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? चांद। यहाँ लाल रंग का घेरा दिख रहा है, यहाँ पीले रंग का घेरा दिख रहा है, इस घेरे को चांद कहते हैं। और चांद के आधार पर पोमचे का क्या होता है दोस्तों? नामकरण होता है। अगर चांद का रंग पीला है तो पीला पोमचा, और लाल अगर रंग है तो लाल पोमचा। ये भी बड़ा सवाल है, लोग बात भूल जाते हैं। छोटे मेरे दोस्त होते हैं, वो पीला पोमचा लड़के के लिए है या लड़की के लिए, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आसानी से आपको एक बार में याद करवा देता हूँ। देखिए, लड़का जो है वो कुलदीपक है, सूर्य के समान दिग्वंश को रोशन करेगा, इसलिए उसके लिए पीला रंग। और लड़की जो है वो देवी है, शक्ति का स्वरूप है, इसलिए देवी के लिए लाल रंग इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए लड़की के जन्म पर लाल रंग का पोमचा, और लड़के के जन्म पर पीले रंग का पोमचा। एक और पोमचा है दोस्तों जो कि हमारे एग्जामिनर पूछता है, पर इसका दोस्तों रंग नहीं पूछता है, इसके बारे में पूछता है कि बताओ ये किस क्षेत्र का है। तो सबसे पहले पोमचा के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो पोमचा है ये जन्म के अवसर पर पहना जाता है। किस अवसर? जन्म के अवसर पर। जन्म के अवसर पर आता है, और कहां से आता है? मायके से आता है जी। माता के यहाँ से आता है, मम्मी पापा के यहाँ से आता है, भाई के यहाँ से आता है, और मायके से ये भेजा जाता है। और इस पोमचे के राजस्थान में 3 प्रकार है दोस्तों। कितने प्रकार है? 3। पीला, लाल और काला। पीला, लाल और काला। और इस काले पोमचे को ही हम चीड़ का पोमचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा। ये जो चीड़ का पोमचा है, ये चीड़ का पोमचा वास्तव में दोस्तों हाड़ौती की विशेषता है। कहां की विशेषता है? हाड़ौती की। और हाड़ौती में जो विधवा महिला होती है, इस विधवा महिला द्वारा क्या किया जाता है
इस विधवा महिला द्वारा इस चीड़ के पोमचे को पहना जाता है। किसको पहना जाता है? चीड़ के पोमचे। हाड़ोती क्या हो गया? चीड़ का पोमचा हाड़ोती और विधवा, विधवा महिला। तो सर ये काले रंग का होता है? बिल्कुल नहीं, ये काले रंग का पोमचा होता है और इस काले रंग के पोमचे में चांद बना होता है और इसके चांद जो होता है वो सफेद रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? सफेद। ये जो ऐसा घेरा आपने अभी देखा, इस घेरे को ही चांद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चांद कहा जाता है। तो लाल रंग पुत्री के जन्म, लाल पोमचा पुत्री के जन्म के अवसर पर और पीला पोमचा पुत्र के जन्म के अवसर पर पहना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पोमचा में अब अपन कभी गलती नहीं करेंगे। सूर्य लड़का, देवी लड़की, पीला लड़का, लाल लड़की और काला पोमचा हाड़ोती में विधवा महिलाओं द्वारा दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं हम किसकी? मोठड़ी की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? मोठड़ी की। तो मोठड़ा देखो एग्जाम में बहुत आता है सवाल, बार बार आता है सवाल। तो मोठड़ा बेसिकली है क्या? तो मोठड़ा वास्तव में अगर देखा जाए तो मोठड़ा बंधेज का एक प्रकार है दोस्तों। यानी कि कपड़े को बांधकर रंगने की जो कला है, उसमें जब कपड़े को बांधकर रंगा जाता है तो फिर मोठड़ा डिजाइन बनकर आती है। और मोठड़े की एक खास बात है कि मोठड़े की रेखाएं एक दूसरे को काटती है। आप देख पा रहे हो, एक दूसरे को रेखाएं जब स्पर्श करती है, काटती है, तो वो मोठड़ा कहलाता है। और मोठड़ा जो है वो राजस्थान में भाई जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। अब आप कहीं कहीं बुक्स में पढ़ते होंगे कि मोठड़े की पगड़ी, और कई कई बुक्स में पढ़ते हैं मोठड़ी की ओढ़नी। तो देखो, मोठड़ी की पगड़ी भी होती है और मोठड़ी की ओढ़नी भी होती है। मोठड़े के थान होते हैं, थान, और उस थान से कपड़े को अलग करके उसको अपने जिस उपयोग में बना लिया गया, वही क्या बन गया? वही ड्रेस बन गई और वही वेशभूषा बन गई। तो राजस्थान में जब लहरी की रेखाएं एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को स्पर्श करे, तो वही क्या कहलाती है? मोठड़ा कहलाती है। आगे बात करते हैं, आ गया लहरिया। क्या आ गया? लहरिया, जिस पर भाई साहब सवाल बहुत आते हैं। अभी पटवार में भी 2025 में भी इसका सवाल आया है, और वो सवाल आया था कि लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। तो सबसे पहले लहर के बारे में समझो। क्या समझो? ये लहरिया जो होता है, इसमें लहरदार वस्त्र या लहरदार धारियां बनी होती है। आप देख पा रहे हैं लहरदार धारियां। जब वस्त्र को एक तरफ से, जैसे वस्त्र है कोई, उस वस्त्र के दो विपरीत कोनों को पकड़कर, उनको घुमाकर और बांधकर जब उन्हें रंगा जाता है, तो उस पर लहरदार आकृतियां या लहरदार रेखाएं बन जाती है और उसे लहरिया कहा जाता है। ये लहरिया राजस्थान का एक पारंपरिक वस्त्र है, जो कि बंदेज का एक टाइप है, बंदेज का एक प्रकार है। इसकी हमें पगड़ी, ओढ़नी और साड़ी तीनों देखने को मिलती है। और राजस्थान में लहरिया मांगलिक अवसरों पर पहना जाता है। कब पहना जाता है? मांगलिक अवसरों पर पहना जाता है। मांगलिक अवसर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो या तो विवाह के अवसर पर पहना जाता है, या फिर कोई घर का निर्माण, नांगल, शुभ कार्य के अवसर पर, व्यवसाय का प्रतिष्ठान का उद्घाटन, या बच्चे के जन्म के अवसर पर, और या फिर मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है श्रावणी तीज या सावन माह की शुक्ल पक्ष की जो तीज होती है दोस्तों। शुक्ल पक्ष की जो तीज होती है, जिसे हम छोटी तीज भी बोलते हैं, जिसे हम जयपुर की तीज भी बोलते हैं, क्योंकि श्रावणी तीज पर जयपुर में सवारी निकलती है, जयपुर का मेला लगता है। तो इस श्रावणी तीज के अवसर पर ये लहरिया पहनने की राजस्थान में परंपरा है दोस्तों। और ये जयपुर में इसका एक विशेष टाइप है, जिसे हम समुद्री लहरिया भी बोलते हैं। इस समुद्री लहरिया जयपुर का विश्व विख्यात है। इस समुद्री लहरिया के बारे में आप क्या याद रखेंगे? पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि समुद्री लहरिये में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। ये एग्जामिनर सवाल कर लेता है बहुत सी बार। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग क्या पूछा जाता है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। प्राकृतिक रंग क्या है सर? हमें तो नहीं पता, तो एग्जामिनर ने घुस के दे दिया अंदर से, तो क्या करेंगे? बड़ा आसान। प्रकृति के रंग क्या क्या है? नीला है, नीला आसमान, सफेद है, सफेद बादल है, हरा है, हरा घास का मैदान है। तो नीला, सफेद, हरा रंगों का प्रयोग जिसमें होता है वो समुद्री लहरिया होता है। समुद्र के समान रंग होते हैं उसमें, और उस रंगों का प्रयोग करते हुए ये डिजाइन बनाई जाती है, जिसे समुद्री लहरिया कहा जाता है दोस्तों। ये समुद्री लहरिया विश्व विख्यात है दोस्तों, और इसको विश्व विख्यात बनाने का श्रेय किसको जाता है? राजसिको को जाता है दोस्तों। किसको जाता है? राजसिको को। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड
जिसकी स्थापना 1961 में जयपुर में हुई थी दोस्तों। कहां हुई थी? 1961 में जयपुर में हुई थी। और इस जयपुर के 1961 के इस राजसिको का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वो मुन्ना को बनाया गया था, मुन्ना लाल जी गोयल। क्या बताया गया था? मुन्ना लाल जी गोयल। और इस मुन्ना लाल गोयल ने इस समुद्री लहरी को विश्वविख्यात बनाया, इस समुद्री लहरी को फेमस कर दिया। आगे बात करते हैं। तो लहरिये से दोस्तों एक भी प्रश्न अब अपना छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न अपन को मिस नहीं होगा। सारे प्रश्न अपन को याद करने क्या कि लहरिया पारंपरिक वस्त्र, ओढ़नी, पगड़ी, साड़ी किसी भी रूप में अपने सामने आ जाए, अपन को घबराना नहीं। लहरिया मांगलिक अवसर पर पहना जाता है, बंधेज का एक प्रकार है, सावनी तीज पर पहना जाता है। प्राकृतिक रंगों वाला लहरिया समुद्री लहरिया कहलाता है। और समुद्री लहरिया को राजसिको 1961 में प्रथम अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल जी ने अति प्रसिद्धि दिलाई थी दोस्तों। आगे बात करते हैं धनक। तो देखिए ये बार बार हम एग्जाम में हम जब बुक्स लेके आते हैं पढ़ते हैं तो आपको बार बार इनके नाम तो देखने को मिलते हैं, चुनड़ी, धनक, बंदेज, लहरिया, है ना। पर इनका एक क्लासिफिकेशन आप नहीं कर पाते क्योंकि आपने देखा नहीं होता है, आपको पता नहीं है, आपकी इमेजिनेशन वहां तक नहीं पहुंच पाती। बंदेज तक तो पहुंच जाती है आपकी इमेजिनेशन, लेकिन चुनड़ी और धनक तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैंने कोशिश करी है कि आज तस्वीरों के माध्यम से आज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा दोस्तों, कुछ आपको सोचने की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं धनक की। तो धनक जो होती है इसमें बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से उक्त होते हैं। यही सवाल है एग्जाम में, यहां से लेकर यह क्या कि बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों युक्त अलंकरण क्या कहलाता है? धनक कहलाता है। तो देखो जो छोटी बूंदे होंगी तो चूनड़ी, और बड़ी बूंदे होंगी तो फिर क्या बन जाएगी? धनक। क्या बन जाएगी? धनक। तो बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण धनक कहलाता है। आप देख पा रहे हैं इसमें षटकोणाकार शक्करपारा डिजाइन इसमें होती है और इसके अंदर छोटे छोटे अलंकरण होते हैं। वही बात करते हैं आगे चूनड़ी। ये भी सबको पता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबने देखा। चूनड़ी बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चूनड़ी कहलाती है। और ये जो चूनड़ी होती है ये चूनड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। आप लोगों को सबको पता है, गाना सबने सुना है, चूनड़ी जयपुर की दिलवा दो। तो कभी चूनड़ी जयपुर की क्यों दिलवाना चाह रहा है? चूनड़ी सीकर की भी दिलवा सकता है, चूनड़ी तारानगर चूरू की भी दिलवा सकता है, चूनड़ी कोटा की भी दिलवा सकता है, लेकिन जयपुर की क्यों? क्योंकि जयपुर की चूनड़ी विश्वविख्यात है। और चूनड़ी पर गोटा और चूनड़ी का गोटा और तारों से जो अलंकरण किया जाता है, जिसकी वजह से ये वस्त्र अलंकरण की एक बहुत ही किस प्रकार की उपयुक्त वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा है। विवाह के अवसर पर महिलाएं इस प्रकार से आप देखते हैं चुनड़ी को। और आहड़ उदयपुर में भीलों की चुनड़ी छपती है। ये एग्जामिनर में सवाल किया हुआ है दोस्तों, सीईटी में सवाल पूछा हुआ है कि भीलों की चुनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आहड़ उदयपुर की भीलों की चुनड़ी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दामड़ा और दामड़ी। ये ऐसा सवाल है जो कहीं भी प्रकट हो जाता है। जब आप आभूषण पढ़ते हैं तो वहां पर भी दामड़ी प्रकट हो जाता है, और जब आप वेशभूषा पढ़ते हैं तो वहां पर भी दामड़ी प्रकट हो जाता है। सर दामड़ी है क्या? अरे बड़ा आसान है दोस्तों। तो देखिए ये भी मारवाड़ में, कहां पर? मारवाड़ में शेखावाटी जोधपुर साला जो एरिया है उसमें प्रचलित एक ओढ़नी है। इसमें दोस्तों कशीदा किया जाता है। क्या किया जाता है? कशीदा। अब मेरे कुछ साथी तो कशीदा में समझते नहीं होंगे। कशीदा वास्तव में एक लकड़ी का फ्रेम लेकर और सुई की सहायता से उसे आर पार करके उसमें तारे, नग, मोती, लेस के बूंदे, टुकड़े लगाकर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे कशीदा करने की कला कहते हैं। और ये कशीदे से निर्मित जो ओढ़नी होती है, देखो दोस्तों इसमें ये बंदेज का भी वर्क हो रहा है और ये दिख रहा है आपको, ये सब कशीदा है दोस्तों, कशीदा। तो कशीदे का वर्क किया जाता है और कशीदे के वर्क को क्या कहा जाता है? दामड़ा या दामड़ी पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है दामड़ी क्या है, तो आपको सिंपल सा जवाब देना ओढ़नी का एक प्रकार है। दामड़ी क्या है दोस्तों? ओढ़नी का एक प्रकार है। तो सर एक जगह और आता है, बिल्कुल आता है, जब दो लोहे के या दो धातु के छल्लों को एक साथ जोड़ दिया जाए, दो छल्लों को एक साथ जोड़ दिया जाए और दो जो बीच की उंगलियां होती है हमारी, दो बीच की उंगलियां, इन दोनों बीच की उंगलियों में एक साथ अंगूठी को पहना जाए, ये दोनों उंगलियां चिपक जाती है, दोनों उंगलियां बंद हो जाती है, उस आभूषण को क्या कहा जाता है? उस आभूषण को दामड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों दामड़ी आभूषण भी है और दामड़ी वस्त्र भी है, वेशभूषा भी है, ओढ़नी भी है। और ओढ़नी जो है वो कहाँ की है? मारवाड़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो भीलों की चुनरी आहड़ उदयपुर की,
साधारण चुनरी जयपुर की, धनक जयपुर की, लहरिया जयपुर का, मोठड़ा जोधपुर का, और दामड़ा या दामड़ी मारवाड़ी यानी जोधपुर की। आगे आएगा दोस्तों पीला, जो अभी मैं बात कर रहा था। ये पीला जो है इसका रंग केसरिया होता है, ये काम की बात है दोस्तों। इसका रंग केसरिया होता है, जो कि नव विवाहिता पहन। तो ये आप दो फोटो देख रहे हैं, डिफरेंस कर पाएंगे। इसे दोस्तों कहा जाता है पीरिया। क्या कहा जाता है इसे? पीरिया। और पीरिया जो है वो भीलों में, किसमें प्रचलित है? भीलों में। और इसे दोस्तों कहा जाता है पीला। क्या कहा जाता है दोस्तों? पीला। और ये पीला राजपूतों में, राजपूतों में जो नई महिला होती है जिसकी शादी होती है, उस राजपूतों में महिलाओं द्वारा इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है राजपूतों में। और नहीं भी आप देखते हैं तो ओढ़नी पहन लेती है, केसरिया रंग की ओढ़नी पहन लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम पीला कहते हैं। आगे दोस्तों कई प्रकार की ओढ़नियां, जिनके नाम से बच्चे खौफ खाते हैं, सोचते हैं यार ये क्या चीजें होती है। आज इसके बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूं। आदिवासी क्षेत्रों में कई प्रकार की ओढ़नियां प्रचलित होती हैं, और ये ओढ़नियों पर इस प्रकार से छाप लगाकर अलंकरण तैयार किए जाते हैं। इसमें ये जो मेन भाग होता है, इसे पल्लू, जिसे हम पल्लू भी कहते हैं, ये पल्लू, इस पल्लू के ऊपर कभी कभी अलग अलग टाइप की डिजाइन दे दी जाती है, और इस पल्लू की डिजाइन के कारण इनके नाम नए नए पड़ जाते हैं दोस्तों। और नाम पड़ जाते हैं तो वो हमसे एग्जामिनर इन नामों को देकर सवाल कहता है। नाम आदिवासियों की होती है। पहली बात तो याद रखनी है, ये जो नाम वाली जितनी भी ओढ़नियां सारी आदिवासियों की है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले कौन सी? ज्वार बात की ओढ़नी। क्या है? ज्वार बात की ओढ़नी, जिस पर ज्वार की वो बिंदगियों की डिजाइन होती है। अब आप कहोगे दोस्त सर कहाँ है? ये देखो, ये रही देखो, ज्वार की फलियों की डिजाइन होती है, इसलिए इसे ज्वार भात की ओढ़नी कहते हैं। तारा भात की ओढ़नी, तारे की डिजाइन देख लो, ये रही दोस्तों, ये रही। तारे की डिजाइन होती है दोस्तों, इसलिए इसे तारा भात की ओढ़नी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पनिहारी भात की ओढ़नी, मटकी की डिजाइन होती है इसलिए पनिहारी भात की ओढ़नी। मयूर भात की ओढ़नी, भाई मयूर बने होते हैं, देखो मोर बने हुए अलग अलग डिजाइन में, मछली और मोर, मछली और मोर बने हुए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मयूर भात की ओढ़नी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मयूर भात की ओढ़नी। तो ज्वार भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, मयूर भात की ओढ़नी, पनिहारी भात की ओढ़नी, इसके अलावा दो और बच गई, तारा भात की ओढ़नी और चक्री भात की ओढ़नी। देखो यहां समझ लो, ये देखो, ये चक्र बने हुए, ये देखो, ये गोल गोल, ये गोल गोल चक्र बने हुए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चक्री भात की ओढ़नी कहा जाता है। ये सभी ओढ़नियां आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है, दक्षिणी राजस्थान में पहनी जाती। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं पुरुषों की वेशभूषा। आगे बात करते हैं क्या है? पुरुषों की वेशभूषा। तो पुरुषों की वेशभूषा छोटी सी है दोस्तों, ज्यादा हमारे पुरुषों के पास, वैसे हमारे पास कपड़े नहीं होते, ना रंग होते हैं, ना ड्रेस होती है। आप लोग भी दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार कहेगा कि आप तो शर्ट पैंट ले लो या टी शर्ट जींस ले लो, इसके अलावा वेशभूषाओं के बारे में कुछ होता नहीं है हमारे पास दोस्तों ज्यादा। तो पुरुषों की वेशभूषा के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहला वेशभूषा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत आती है, क्या नाम है इसका? अंगरखी। क्या नाम है? अंगरखी। अंगरखी, इस अंगरखी के अलग अलग नए नए नाम भी हैं। देखो, एक तो इसको बुकतरी के नाम से जाना जाता है, एक इसे तनसुख के नाम से जाना जाता है, एक इसको बगलबंदी के नाम से जाना जाता है, और एक इसे डगला के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को दोस्तों नाम तो सब बताते हैं, पर इनके नाम क्यों पड़े, इन नामों से इनका संबोधन क्यों है, ये मैं बताऊंगा आज। आज मैं समझा दूंगा, आप एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, रटने की जरूरत नहीं रहेगी। इनको उपनाम मैं आपको एक बार में याद करा दूं। देखो सुनो, पहली बात तो इसे अंगरखी की होती क्या है, पहले ये समझो, फिर नाम याद करना होगा। क्या कि पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग, शुरुआत ऊपर से होती है दोस्तों, लेकिन नीचे एडी तक की लंबाई होती है, पूरी ड्रेस कवर कर लेता, पूरा शरीर कवर कर लेता, तो पूरे अंगों को सिक्योर कर लेता है। अंग इसके अंदर रखे हुए होते हैं, इसीलिए इसका नाम अंगरखी पड़ा दोस्तों। क्या नाम पड़ा? अंगरखी। ये अंगरखी होता क्या है? ये पूरी बाजू का कुर्ता होता है दोस्तों। कैसा कुर्ता होता है? पूरी बाजू का कुर्ता होता है, कॉलर युक्त नहीं होता है, बिना कॉलर का होता है, बिना कॉलर का कुर्ता होता है। और इसमें दोस्तों ये देख रहे हो, ये बांधने के लिए क्या लगी होती है? डस। क्या लगी होती है? बांधने के लिए डस लगी होती है।
और नीचे से दोस्तों ये घेरदार होता है। नीचे से दोस्तों ये क्या होता है? घेरदार होता है। ये देखो, ये ऐसे नीचे से ये क्या होता है दोस्तों? ऐसे घेरदार होता है, फ्रॉग नुमा होता है दोस्तों, ऐसे सल लगे हुए होते हैं, ऐसे सल बने होते हैं, और यहाँ पर कसने के लिए क्या लगी हुई होती है? ऐसे लगी हुई। तो ये जो फ्रॉग वाला ड्रेस है, आप लोगों ने देखा होगा, अक्षय कुमार, बाला 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 गाना सबने सुना होगा। बाला पिक्चर में अक्षय कुमार कौन सी ड्रेस पहन के घूम रहा है? अंगरखी तो पहन रहा है। जोधा अकबर में ऋतिक रोशन कौन सी ड्रेस पहन के घूम रहा है? अंगरखी तो पहन रहा है दोस्तों, हमारे आंखों के सामने रहती है, लेकिन हमें बस कोई बताने वाला नहीं मिला कि इसे अंगरखी बोलते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया, अब आशा करता हूं आज के बाद आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो अंगरखी क्योंकि इसके अंदर अंग रखे हुए होते हैं, इसलिए इसे अंगरखी कहते हैं। तन सुख क्योंकि पूरा शरीर कवर होता है दोस्तों। तो शरीर कवर होता है, तो प्राचीन काल में जब शरीर ढक जाता था तो मच्छर वच्छर काटने की टेंशन नहीं होती थी, इससे आराम मिलता था शरीर को, इसलिए नाम पड़ गया तनसुख। बगलबंदी क्योंकि यहां से ड्रेस आती थी और यहां पर आकर, अभी हम जैसे बटन यहां पर लगाते हैं ना दोस्तों, यहां पर होते थे इसके बटन, बगल में कसने के लिए डसे होती थी, बगल में बांधा जाता था, इसलिए इसे बगलबंदी कहते थे। और लास्ट नाम है डगला, क्योंकि जब इसे पहन के चलते थे तो ये जो फ्रॉक थी, ये जो नीचे का घेर था, ये हिलता था दोस्तों, इसलिए इसका नाम डगला पड़ गया। जब किसी का जो घेर होता था वो ज्यादा बड़ा हो जाता था, ज्यादा लंबा हो जाता था, तो फिर उसे डगला बोल देते थे। तो बगलबंदी, डगला, फनसुक, और क्या बच गया? और क्या बच गया? बुगतरी बच गया। इसके बारे में भी बात करेंगे अपन, इसके बारे में बताने वाला हूं मैं आपको। तो बुगतरी वास्तव में सर्दियों का वस्त्र है। आगे हम सारे एक साथ पढ़ेंगे, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत। अच्छा, देखिए, इस अंगरखी के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो है कमरी अंगरखी। कौन सी है? कमरी अंगरखी। ये कमरी अंगरखी वास्तव में कमर तक की लंबाई की होती है। जैसे कि आपने अक्षय कुमार वाले गाने में देखी, वो कमर तक की लंबाई होती है, इसलिए उसे कमरी अंगरखी बोलते हैं। वही एक होती है फर्रुख शाही अंगरखी, जो जोधा अकबर में ऋतिक रोशन ने पहनी। वो कमर तक की लंबाई, वो पैर के घुटनों तक की लंबाई की होती है, और फर्रुख शाह ने उसे प्रचलित किया, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? फर्रुख शाही अंगरखी पड़ गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये बड़ी काम की एग्जाम में आती। क्या आती? एग्जाम में आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंगरखी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे भुगतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुगतरी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जो राजा महाराजाओं सामंतों द्वारा जो अंगरखी तैयार की जाती थी, वो तो रेशमी वस्त्रों की होती थी, किमखान से बनी होती थी, उसका अलंकरण होता था, उस पर कशीदा होता था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटा मोटा कोई सामंत हो, मंत्री हो, या किसी जागीरदार या नौकर हो, तो सादे कलर का दोस्तों अंगरखी पहनता था। सादा कपड़ा, उस पर कोई छपाई नहीं होती थी, कोई रंगाई नहीं होती थी। आपने जोधा अकबर की पिक्चर देखी हो तो एक सीन है अकबर और बीरबल का। उसमें अकबर जो है उसने तो अंगरखी पहन रखी है, और बीरबल जो सामने सफेद कलर की ड्रेस पहन के खड़ा है, वो सफेद कलर की ड्रेस बुक है दोस्तों, बिना अलंकरण की, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित। उसे क्या कहा जाता है? बुक्तरी। तो बुक्तरी से कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं चोगा। ये बड़ा काम का है दोस्तों, चोगा। तो चोगा वास्तव में आपको याद रखना है, चोगा जैकेट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? जैकेट। अब क्या हुआ, जब अंगरखी सब पहनने लग गए, सभी अंगरखी तैयार करने लग गए, तो राजा ने कहा यार मैं कैसे अलग नजर आऊं, सभी मेरे जैसी ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, अब किसी को कपड़े पहनने से थोड़ी मना कर सकते हैं। तो उसने कहा मैं क्या करूंगा, इस अंगरखी के ऊपर भी जैकेट डाल दूंगा। ये जो जैकेट रहेगी, अंगरखी तो घुटनों के नीचे तक रहेगी, लेकिन जैकेट की लंबाई में कहां तक रखूंगा? केवल घुटनों तक। कहां पे रखूंगा? केवल घुटनों तक। देखो दोस्तों, ये जैकेट रहेगी, ये देखो, ये ये जो जैकेट थी, ये जैकेट ओपन जैकेट थी दोस्तों, यानी इसमें बटन नहीं होते थे, इसको पैक नहीं करते थे, ये आगे से खुली रहती थी, और रेशमी वस्त्रों से बनाई जाती थी, जो कि संपन्न वर्ग की पहचान थी। तो प्रश्न आता है, संपन्न वर्ग के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो चोगा कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? चोगा। ये जो चोगा है, ये रेशमी, ऊनी या किमखान से बना होता था, और इसमें बटन के स्थान पर काज और गुंडियां लगी होती थी, और इसके ऊपर अलग अलग अलंकरण बने होते थे। आपको बस याद रखना है चोगा किसका प्रकार है, वस्त्र का प्रकार है, और पुरुषों के वस्त्र का प्रकार है। आगे आ जाओ, जामा। जामा भाई, जामा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जामा क्या है? जामा क्या इंपॉर्टेंट है? विवाह या युद्ध के अवसर पर। क्या है? विवाह के या युद्ध के अवसर पर। तो देखो दोस्तों, दोनों बराबर ही है, युद्ध भी बराबर ही है, और विवाह युद्ध से कम नहीं है।
तो युद्ध में क्या होता था कि पुरुषों के द्वारा कवच पहने जाते थे, धातु से बने भारी भरकम कवच पहने जाते थे। और इन कवचों से क्या होता था कि जहां पर कवच खत्म होता था, जैसे यहां खत्म हुआ या यहां खत्म हुआ, जहां पर कवच खत्म होता था वहां पर जब वो घोड़े पर बैठते थे, चलते थे, मूवमेंट करते थे, तो वो हिस्सा कट जाता था। तो इसलिए इन्होंने पाया कि यार क्यों ना अंदर जो वस्त्र पहन रहे थोड़ा मोटाई का पहन ले, थोड़ा ज्यादा उसमें अस्तर लगा दे। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में ये होगा दोस्तों कि उस कवच से घाव नहीं होंगे। इसीलिए ये जो जामा आप देख रहे हैं, ये जामा क्या होता था, ऐसे फुलाव वाला होता था। कैसा होता था? फुलाव वाला। क्योंकि इसके अंदर एक के नीचे एक तह लगी होती थी, इसलिए जामा फुलाव वाला होता है। लेकिन अंगरखी ढीला होता है। अंगरखी क्या होता है? ढीला होता है। फिर आगे बात करते हैं शेरवानी। शेरवानी सबको पता है, मुसलमान पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर जो ड्रेस पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है? शेरवानी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, अब तुम्हें आज के बाद दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब तुम बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि क्या जामा है, क्या शेरवानी है, क्या किसे कहा जाता है। देखो दोस्तों, इसको तो तुम जानते हो, सब अकबर जैसे समझते हैं ऋतिक रोशन को। तो इसने इस ड्रेस को बहुत पॉपुलर किया। तो देखिए इसके द्वारा, ये देखो यहां पर जो जैकेट पहनी गई दोस्तों, ये जैकेट, ये जो जैकेट है अच्छे से दिख रहा होगा, इस जैकेट को जामा कहा जाता है। और जैकेट के साथ में ये जो जैकेट के नीचे जो ड्रेस है दोस्तों, इस जैकेट के नीचे की ड्रेस को अंगरखी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगरखी। यानी अंगरखी ढीली होती थी, घुटनों से नीचे लंबाई की होती थी। देखो दोस्तों, घुटनों से नीचे, घुटनों तक की लंबाई की होती थी। और इसके ऊपर जो ड्रेस पहन लेते थे उसे जामा कहते थे। और ये देखो अंगरखी। और अंगरखी के साथ में यहाँ कमर में क्या किया जाता था? कमर में एक कपड़ा बांध लिया जाता था, इसे कमर बंद कहा जाता दोस्त। ये कभी एग्जामिनर आपसे सवाल करेगा नहीं, क्योंकि ये पूछना उसके शान के खिलाफ है कि कमर बंद कहाँ का आभूषण है और आप कह दोगे कमर का, या कमर बंद कहाँ का वस्त्र है आप कह दोगे कमर का। बड़ा नाइंसाफी हो जाएगी दोस्तों। आगे बात करते हैं शेरवानी। शेरवानी आप सभी जानते हो, देखा ही होगा इन भाई साहब को आप लोगों ने। आपने इन भाई साहब को देखा होगा, आप सभी जानते हैं कि शेरवानी जो है वो पुरुषों के द्वारा, मुसलमान पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाता है। आगे बात करते हैं भाई घुग्गी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे घुग्गी क्या होती है सर? बहुत पढ़ा है। तो आज के बाद जब आप घुग्गी पढ़े तो घुग्गी का मतलब है रेनकोट। आप ये समझ लो घुग्गी का मतलब क्या है? रेनकोट। सर रेनकोट उस जमाने में प्लास्टिक नहीं, 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 ये रेनकोट अलग टाइप का रेनकोट था। ये ऊंट के बालों से बना, यानी ऊंट के बालों से जो ऊन बनी, उस ऊंट के बालों की ऊन से निर्मित जो वस्त्र है, ऊंट के बालों की ऊन से निर्मित वस्त्र को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, उसको घुग्गी कहा जाता है। अब आप कहोगे सर ऊंट के इतने लंबे बाल थोड़ी होते हैं जो ऊन निकल जाए। बिल्कुल नहीं होते दोस्तों, मैं भी बात मानता हूं। वास्तव में ऊंट जब मर जाता था तो ऊंट की खाल को उसके शरीर से अलग कर लेते थे, खाल को साफ करते थे, फिर उसका लेदर निकल जाता दोस्तों, चमड़ा निकल जाता। और चमड़ा निकलने के बाद गोंद की सहायता से ऊंट के जो बाल उन्होंने उतारे थे, उस ऊंट के बालों को गोंद की सहायता से, ग्लू की सहायता से चिपका दिया जाता था। और चिपका कर एक रेनकोट, टेम्परेरी रेनकोट बना लिया जाता था, जो कि मावट से, यानी कि सर्दियों में होने वाली शीतकालीन वर्षा, जिसे हम गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, उस मावट से बचाव के लिए पहना जाता था। क्योंकि मावट में हमें खेत में पानी छोड़ने जाना होता था, तो सर्दी भी से भी बचना है और बारिश से भी बचना है। तो लेदर जो है वो गर्मी के लिए भी, सर्दी से बचाव करेगा। और बाल जो है वो पानी को रिफ्लेक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से वो रेनकोट के रूप में काम करता था। तो उसे क्या कहा जाता है? घुग्गी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? घुग्गी कहा जाता है। आगे भाई साहब, बड़ा काम की चीज, राजस्थान के प्रमुख ऊनी वस्त्र दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना दोस्तों, अच्छे एग्जाम्स में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। क्या है ऊनी वस्त्र? नाम पढ़ते चलो, काम देखते चलो। सबसे पहला पचेवड़ा। आरएस में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में ये सवाल बहुत देखने को मिला। तो पचेवड़ा एग्जाम में हमने बुक्स में तो पढ़ लिया, आज दिखा भी मैं आपको देता हूं। ये देख रहे हो दोस्तों, ये भाई साहब, ये भाई साहब के द्वारा ये जो शाल लपेटा गया है, ये देख रहे हो आप, ये जो शाल लपेटा गया है, इस शाल को दोस्तों पछेवड़ा कहते हो।
इसमें क्या किया जाता था, शाल को लेकर पीछे की तरफ डाल लिया जाता है और जब ठंड लगती है तो इसको खोलकर ओढ़ लिया जाता है, जब सोना होता है तो इसको पहन कर ओढ़कर सो जाते हैं। तो इस ड्रेस में क्योंकि पीछे की तरफ शॉल लटका हुआ होता है इसलिए इसे पछेवड़ा कहते हैं दोस्त। तो आज के बाद आप बोलेंगे नहीं, पछेवड़ा जो है वो शॉल है दोस्तों, शॉल को पहनने का एक तरीका है जिसे पछेवड़ा कहते हैं। सर्दियों से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला वस्त्र क्या है, पछेवड़ा। मोटा होगा तो कंबल भी है, बिल्कुल सही है आपका कहना। खेसला दोस्तों, खेसला, ये 3-4 नए लाया हूं दोस्तों मैं आपके लिए। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एग्जाम्स में भी आपका काम चल जाएगा, एक ही वीडियो देख के जाना है, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। खेसला, खेसला भी ऊनी वस्त्र होता है दोस्तों। पूछेगा क्या ये सवाल दोस्तों, लेटा गांव, लेटा गांव जालोर का खेसला प्रसिद्ध है। खेसला शोल शोल या कंबल के बीच की मोटाई का वस्त्र होता है। कंबल और क्या होता है, शोल के बीच की मोटाई का वस्त्र। बाखला और बाखली भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बाखला और बाखली, बाखला और बाखली ऊंट के बच्चा जो होता है टोल्डिया, उस टोल्डिया के बच्चे से जो बालों से जो ऊन प्राप्त होती है उससे प्रचलित वस्त्र है और उसे क्या कहा जाता है, बाखला और बाखली कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं राली। तो ये जो राली है ये राली जैसलमेर की है दोस्तों, कहाँ की है, जैसलमेर की। लेटा जालोर का खेसला और राली जैसलमेर। तो जैसलमेर में जब शॉल पहना जाता है तो उसे राली कहते हैं। जालोर के लेटा गांव में जो शॉल बनता है उसे आप खेसला कहते हैं। और बच्चों के लिए जो ड्रेस बनती है ऊंट ऊन ऊंट के बच्चे टोल्डी की ऊन से जो ड्रेस बनती है उसे आप बाखला और बाखली कहते हैं। नवजात शिशुओं के लिए पहने जाने वाला वो है, ड्रेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों पछेवड़ा, जो तो एग्जाम में आएगा ही सही, वो जो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं वो ड्रेस जो आप लोगों ने खूब सुना है पर देखा नहीं, आज देख लीजिए क्या है ड्रेस, डेपाड़ा दोस्त। क्या है डेपाड़ा, तो डेपाड़ा दोस्तों ये रहा डेपाड़ा, ये डेपाड़ा है दोस्तों। ये डेपाड़ा जो होता है ये भीलों के द्वारा प्रचलित धोती है, विशेषकर भीलों की, ये लिखा है दोस्तों। भीलों में पहने जाने वाली तंग धोती, बिल्कुल पैर से चिपकी होती है दोस्तों, देखो ये देख रहे हो आप, पैर से चिपकी हुई होती है, तंग धोती होती है जिसे ढेपाड़ा कहते हैं। और ये धोती का ही रूप है जो कि पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे के हिस्से में पहने जाते। आप जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है उसमें एक तरफ भील राजा पुंजा और एक तरफ महाराणा प्रताप को दिखाया गया है, ये वही राज्य चिन्ह है। और इस राज्य चिन्ह में देखो ड्रेसेस दिख रही है, प्रताप जी के द्वारा जो ड्रेस पहनी गई है इसे अंगरखी बोलते हैं, कमर में जो बांधा गया है इसे कमरबंद बोलते हैं। यहाँ पर पूजा जी ने जो ड्रेस पहनी है इसे हम क्या कहते हैं, ढेपाड़ा। और ये जो सर पर जो ड्रेस पहनी है इस सर पर ड्रेस को कहते हैं हम अंगोछा। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे अंगोछा और ढेपाड़ा। तो ढेपाड़ा याद रखना है, आज के बाद सारी धोतियां पढ़ा दूंगा मैं दोस्तों, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सहरिया की धोती, भीलों की धोती, सब आदिवासियों की धोती, सब कंफर्म, कोई सवाल नहीं बचेगा आपसे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं बचेगा दोस्त। तो आगे बात करते हैं किसके बारे में, ब्रिजेश के बारे में। किसके बारे में, ब्रिजेश। सवाल 3 लाइन का सवाल आता है, ब्रिजेश क्या है, और पूछ लेगा सिक्के का प्रकार है, तोप का प्रकार है, या मुद्रा का प्रकार है, या फिर कोई वस्त्र अलंकरण है, आभूषण है। आपको याद रखना है ब्रिजेश दोस्तों ड्रेस होती है, क्या होती है, ड्रेस होती है, वेशभूषा होती है। आप ब्रिजेश को नहीं जानते, जो मारवाड़ में रहते हैं राजपूत है वो तो खैर जानते ही हैं, लेकिन जो दूसरे लोग, जो छोटे भाई बहन है मेरे जो नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, ब्रिजेश को हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं बलून। क्या कहते हैं, बलून पेंट। ये जो बलून पेंट है जो कि ऊपर से, जो कि ऊपर से क्या होती है, ऊपर से बलून के समान फुग्गेदार, ऊपर से बलून के समान फुग्गेदार लेकिन नीचे से चूड़ीदार, ऊपर बलून के समान फुग्गेदार लेकिन नीचे चूड़ीदार, इस ड्रेस को क्या कहा जाता है, ब्रिजेश कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, ब्रिजेश। और ये ब्रिजेश जो है वो जोधपुरी ड्रेस के साथ इसको पहना जाता है, विशेषकर जोधपुरी ड्रेस के साथ ब्रिजेश का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जोधपुरी ड्रेस के बारे में आप लोगों को पता है दोस्तों, जोधपुरी ड्रेस को राजस्थानी नहीं बल्कि हमारे भारत में राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। मोदी जी को देखते हैं आप, मोदी जी जोधपुरी ड्रेस का प्रयोग करते रहते हैं। और ये जो जोधपुरी ड्रेस है इसको ब्रिजेश के साथ पहना जाता है
और ब्रिजेश एक प्रकार का पुरुषों का चूड़ीदार पायजामा है, जो कि ऊपर से फूला हुआ होता है, ऊपर से बलून होता है, इसलिए उसे हम बलून पैंट भी कहते हैं। तो आपने ढेपाड़ा समझ लिया दोस्तों, आपने अंगूछा समझ लिया, आपने ब्रिजेश समझ लिया। मैं समझता हूँ आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं पगड़ी। भाई पगड़ी, पगड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, पगड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पगड़ी जो कि राजस्थान में शान का प्रतीक है। प्राचीन काल में जब हम कोई पिक्चर देखते थे तो उसमें होता था कि लाला मेरी पगड़ी तेरे कदमों में रखता हूँ, यानी मैं मेरा सम्मान तेरी पगड़ी में रखता हूँ, मेरी इज्जत चली जाएगी, तू मुझे पैसे उधार दे दे, मैं मेरी पगड़ी तेरे सामने गिरवी रखता हूँ। पगड़ी झुक जाना हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं। इस पगड़ी के कई नाम है दोस्त, देखो पाग, पगड़ी, घुमालो, अमलो, सेलो, पेचा, पागा, ये सब क्या है, पगड़ी के उपनाम है दोस्तों। पाग के बारे में आप समझते हैं, कौन से ऐसे लोक देवता है जो कि पाग के लिए प्रसिद्ध है, बाई और झुकी हुई पाग पहनते थे? पाबूजी दोस्त, पाबूजी जो कि बाई और झुकी पाग का प्रयोग करते थे और उनको उनके चित्रों में बाई और झुकी पाग के लिए दिखाया गया है। इस पगड़ी का जो संरक्षक है वो किसको माना जाता है? अकबर को माना जाता है दोस्तों। पगड़ी का संरक्षक अकबर था। और अलग अलग पगड़ियां राजस्थान में प्रचलित है, इनका नाम देकर हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है, मिलान करवा लेता है, तो आपको बड़ा आसान से याद रखना है। जनरली जनरली जो बड़े बड़े राजा हुए उन राजाओं के नाम पर ही पगड़ी का नामकरण किया गया है। बता देता हूं मैं, जैसे भूपाल सिंह तो पगड़ी का नाम हो गया भूपाल शाही, जैसे अमर सिंह तो पगड़ी का नाम हो गया अमर शाही, है ना। जैसे कि जसवंत सिंह तो पगड़ी का नाम हो गया जसवंत शाही। तो इस प्रकार से पगड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। उमराव पाग इसकी विशेषता, उदयपुर की विशेषता है। भोपाल शाही उदयपुर की विशेषता है। अमर शाही उदयपुर की विशेषता है। जयपुर वाले जो है ये हमेशा अपने आप को शाही रॉयल दिखाने में कोई कमी नहीं रखते हैं। जब हम जयपुर की चित्रकला पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि जयपुर वालों ने अपनी चित्र में बड़े बड़े उद्यान, बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स का निर्माण करवाया, फलों से लदे वृक्ष दिखाया। वो दिखाना चाहते थे कि हम कितने अमीर हैं, कितने सक्षम हैं। इसीलिए जयपुर वालों का जो साफा होता है उसे भी शाही साफा कहते हैं। क्यों कहते हैं शाही साफा, क्यों कहते हैं? तो शाही साफा पढ़ा सबने, पर कहते क्यों है? बड़ा आसान है दोस्तों, क्योंकि उसमें साफे के ऊपर हीरे मोतियों से जड़ित आभूषण पहने जाते हैं, इसीलिए उसे शाही साफा यानी रॉयल क्राउन कहते हैं। तो ये शाही साफा। मथुरिया, मथुरा से आई हुई डिजाइन, या मुगलिया यानी मुगल या पगड़ी, मुगल स्टाइल की पगड़ियों को भी फेमस किसने किया? जयपुर वालों ने किया दोस्तों। वही बात करें, प्राचीन काल में एक व्यक्ति होता था जिसे पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहा जाता था। इसकी ड्यूटी होती थी रोज सुबह उठकर पगड़ी बांधने जाए राजा का, और इस पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छापदार कहा जाता था। ये देखो राजस्थान की अलग अलग पगड़ियां मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज हम चित्रों से पढ़ लेंगे तो हमारे को कभी बोलने की दिक्कत नहीं होगी। ये जो आप चपटी पगड़ी देख रहे हैं, कौन सी पगड़ी है? चपटी। ये जो चपटी पगड़ी है जो टोपी के समान होती है, किसके समान होती है? टोपी के समान, केप के समान। यानी इसको आप केप की तरह पहन सकते हो, काम खत्म हो गया वापस खूंटी पर टांग दोगे, फिर वापस उसको लगा लोगे। तो इस चपटी पगड़ी को हम क्या कहते हैं? इस चपटी पगड़ी ये कहाँ की विशेषता है? ये कहाँ की विशेषता है? उदयपुर की विशेषता। ये देखो दोस्तों, ये शाही साफा, ये क्या है? शाही साफा जिसके ऊपर आभूषण लगे हुए, जो कि जयपुर की विशेषता है। ये पीले रंग का होता है, ये शाही साफा। ये जो आप देख रहे हैं ये बंजारों की पगड़ी है दोस्तों। किसकी पगड़ी है? बंजारों की पगड़ी है। बंजारों की पगड़ी है इस प्रकार से। ये मारवाड़ के सेठों की पगड़ियां हैं दोस्तों। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये मोटड़ा दोस्तों, ये क्या है? मोटड़ा। ये मोटड़े की पगड़ी, जिसमें मोटड़े लहरिये की रेखा एक दूसरे को काटती है, मोटड़ा। और ये जो दिख रहा है आपको, ये लहरिया, ये लहरिये की पगड़ी दोस्तों, क्योंकि इसमें लहरिये की रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, तो लहरिये की पगड़ी और मोटड़ा की पगड़ी। लहरिये की पगड़ी जयपुर में और संपूर्ण राजस्थान में। शाही साफा जयपुर में, शाही साफा, शाही साफा जयपुर, शाही साफा जयपुर में, चपटी पगड़ी मेवाड़ में, और मोटड़े की पगड़ी तो आप सभी को याद ही है कि राजस्थान में मोटड़े की पगड़ी जो है वह कहाँ पहनी जाती है? जोधपुर में पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है? जोधपुर। आगे राजस्थान में देखो,
अलग अलग त्योहारों पर अवसर पर अलग अलग पगड़ी पहनी जाती है। जब एग्जामिनर को त्योहार और वेशभूषा मिला के एक टॉपिक पूछना होता है, एक प्रश्न पूछना होता है, तो वो यहाँ से प्रश्न उठा लेता है। देखो क्या क्या, कि विवाह के अवसर पर पोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? पोठड़े की पगड़ी। वही श्रावण मास में लहरिये की पगड़ी पहनी जाती है, यानी महिलाएं लहरिये की ओढ़नी ओढ़ती है और पुरुष जो है वो लहरिये की पगड़ी पहनते हैं। वहीं सर्दियों में भाई ये बड़े काज, क्या पगड़ी? सर्दियों में जो ऊनी पगड़ी पहनी जाती है उसे कसुम्बी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कसुम्बी। ये याद रखना दोस्तों। तो अभी सर्दियों के वस्त्र वापस से एक बार सोच लो। पछेवड़ा जो शॉल होता है, खेसला जो लेटा गांव जालोर में होता है, बाखला और बाखली जो टोल्डे की ऊन से बनता है, और वही सबसे लास्ट हमने क्या पढ़ा था? राली जो जैसलमेर। और वही सर्दियों की पगड़ी जो है उसे भी क्या कहा जाता है? कसुम्बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसुम्बी। ऐसे ही मांगलिक अवसर पर पीले और बसंती रंग की पगड़ियां पहनने का रिवाज है। वही राजस्थान में शोक के अवसर पर सफेद पगड़ी, हाड़ौती विशेष की प्रधानता है। हाड़ौती विशेष में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो किसी की पत्नी जैसे अगर मर जाती है, तो फिर वहां पर सफेद रंग की पगड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही महिलाओं के द्वारा चीड़ का पोंचा का प्रयोग किया जाता है, जो कि उनके परिजन की मृत्यु का सूचक होता है दोस्त। आगे बात करें तो दीपावली, तो दीपावली पर केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है, आप सभी को पता ही। आगे बात करें तो कुछ जातियां भी है। इन जातियों के आधार पर एग्जामिनर सवाल कर लेता है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये मेघवाल वाला पूछ लेता है। पूछता है हल्के गुलाबी रंग की पगड़ी किस जनजाति के लोगों के द्वारा पहने जाते हैं? तो मेघवाल जाति के। सर यही क्यों पूछता है? याद होना चाहिए। तो क्योंकि मेघवाल जाति के लोग जो थे वो बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त थे। कौन है? बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त। और ये बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के अनन्य भक्त जो है वो रीखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीखिया। तो इस रीखिया समाज के लोगों के द्वारा जो ये पगड़ी पहनी जाती है वो हल्के गुलाबी रंग की होती है, और इस हल्के गुलाबी रंग की पगड़ी को ही क्या कहा जाता है? हल्के गुलाबी रंग की पगड़ी का प्रयोग होता है। जाट और बिश्नोई सफेद रंग की, कबीरपंथी लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग कलर की पगड़ियां पहनने का रिवाज है। श्रावण में लहरिया, कार्तिक में सिंदूरिया, फागुन में फागुड़िया, बसंत में गुलाबी और अल्सोज में लाल। इससे सवाल नहीं आता है मेरे लाल, इससे सवाल नहीं आता है मेरे लाल। तो आगे चलते हैं हम। आगे देखो अलग अलग टाइप की पगड़ी। ये फेमस पगड़ी केसरिया, जो आप सभी को पता है, आप सभी पढ़ते हैं, हिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाते हैं कि युद्ध के अवसर पर पुरुष जो होते थे वो केसरिया वस्त्र पहनकर केसरिया करते थे, जबकि महिलाएं उनका झंडा झुक जाने के बाद, उनकी मृत्यु का समाचार पाने के बाद जोहर करती थी दोस्त। तो ये केसरिया पगड़ी। ये देखो चूनड़ी की पगड़ी दोस्तों, क्योंकि इसमें बिंदगियों की डिजाइन है इसलिए से चूनड़ी। वही अगर 5 रंग की पगड़ी है तो उसे पचरंगी सपा कहते हैं। और वही शादियों के अवसर पर गुलाबी पगड़ी पहनने का रिवाज है। शादियों के अवसर पर किस पगड़ी को पहनते हैं? गुलाबी पगड़ी को। तुमने देखा होगा, बड़ा भूल जाते हैं बच्चे, बड़ा आसान है। मैं तो उसको कहता हूँ 3 इडियट। देखो 3 इडियट में जब आमिर खान वायरस के घर पर खाना खाने चला जाता है, तो उन देखोगे तीनों के ऊपर गुलाबी कलर की पगड़ी होती है। बारातियों की पहचान, तो बारातियों की पहचान कौन सी है? पिंक कलर का साफा, जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्त। आगे बात करते हैं पचरंगी साफा, ये एक और है, उसका डिजाइन है। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे ये स्लाइड दोबारा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कमरबंद, तो कमरबंद से सवाल नहीं आता है, लेकिन पटका से सवाल आ सकता है दोस्तों। पटका, ये पटका क्या है? कमरबंद का ही दूसरा नाम है। पटका पट्टे के रूप में बार बार मान लिया जाता है, 6-7 बार मान लेते, इसलिए इसका नाम पड़ गया पटका। वही ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आत्म सुख। एक तो आपने पढ़ा तन सुख और एक आपने पढ़ा आत्म सुख। तो जब गर्मियों में पहनोगे तो केवल तन को सुख मिलेगा, लेकिन सर्दियों में ठंड पड़ जाएगी, तो ठंड पड़ जाएगी तो तन के सुख से काम नहीं चलेगा, आत्मा को भी सुख मिलना चाहिए। इसलिए मोटा ऊनी घेरदार रुई वाला वस्त्र पहनते हैं, और उस मोटे ऊनी वस्त्र को, रुईदार वस्त्र को पहनने के कारण उसको कहा जाता है आत्म सुख। क्या कहा जाता है दोस्तों? आत्म सुख कहा जाता है। ये सर्दियों में प्रयुक्त होता है, और सर्दियों में प्रयुक्त होने वाला एक बड़ा रुईदार वस्त्र होता है, ये आप देख पा रहे हो। ओवरकोट समझ लो दोस्तों आप इसको। क्या समझ लो? ओवरकोट। ये एक प्रकार का ओवरकोट होता है जो कि एडी तक की लंबाई का होता है। ये देखो आप, ये देख पा रहे, ये ओवरकोट होता है। और इस ओवरकोट को ऐसे बीच में इसमें
खुला होता है, ऐसा ऐसा दिखता है ये। और इस ओवरकोट का प्रयोग सर्दियों में किया जाता है। राजस्थान का जो सबसे पुराना आतम सुख है वो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। क्या कर रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस जयपुर में वस्त्र खूब सारे रखे हुए। दो वस्त्रों के बारे में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है मलयगिरी। क्या याद रखना है? मलयगिरी। ये जो मलयगिरी है, ये मलयगिरी है क्या दोस्त? तो ये मलयगिरी एक कला है। क्या कला है? मलयगिरी एक कला है। जब कपड़े के धागे को बुना जाता है दोस्तों, तो उसमें सुगंधित पदार्थ डाल देते हैं, सुगंधित इत्र डाल देते हैं। परफ्यूम्ड ड्रेस होती है, परफ्यूम होता है उसके। और जब उस ड्रेस को धोया जाता है तो उसकी खुशबू और तेज हो जाती है। वर्षों तक उसकी सुगंध नहीं जाती है। जयपुर में आज भी मलयगिरी ड्रेसेस रखी हुई है, जिनके पास जाने पर उनकी सुगंध का हमें एहसास होता है। तो मलयगिरी, मलय जो है वो वस्त्रों को, सेंटेड ड्रेस, आप कैसे याद रखेंगे? सेंटेड ड्रेस यानी कि खुशबूदार, खुशबूदार कपड़े। आज आप देखते हो ऑनलाइन में बड़े ऐसी टी शर्टें आती है, ऐसी टी शर्टें आती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, लेमन फ्लेवर की, ऑरेंज फ्लेवर की। आप उन्हें ले लो और जब उनको धोओगे तो धोने के बाद उनसे खुशबू आएगी, पर दो चार धुलाई में उनकी ड्रेस जो है वो जो है खुशबू जो है चली जाती है। लेकिन हमारी वाली वर्षों तक नहीं जाइए। तो मलयगिरी और आत्म सुख दोनों का रखे हुए हैं सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए। कहा रखे हुए? सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए। आगे ये मैं एक पिक्चराइजेशन लेकर आया हूं, एक पिक्चर लेकर आया हूं ताकि आप उस जमाने की ड्रेसेस को, इमेज को इमेजिन कर सको। एग्जाम हॉल में जब आपके सामने कंफ्यूजन आए तो इस एक फोटो से आपकी सारी ड्रेसेस का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। देखो जरा दोस्त, जैसे ये मेवाड़ के महाराणा है, जो कि जब अकबर के द्वारा चित्तौड़ जीत लिया गया तो उन्होंने अपनी राजधानी चावंड को बनाई। और चावंड के समय वो जब छोटी पंचायत या न्याय की कचहरी लगाते थे तो वहां पर दोषी को पकड़कर लाया जाता था और उनके द्वारा ये क्या किया जाता है? न्याय किया जा रहा है। उसकी ये पिक्चराइजेशन है। इसमें हम देख रहे हैं कि समाज के गरीब वर्ग या ग्रामीण वर्ग के लोगों की ड्रेस क्या थी और राजा की ड्रेस क्या थी। अब देखो, देखो दोस्त, देखो क्या क्या ये जो महाराणा प्रताप ने, देखो ये घुटने तक की लंबाई की जो ड्रेस पहन रखी है, इसको कहा जाता है दोस्तों अंगरखी। ये दोस्तों कमर में जो इन्होंने पहन रखा है, इसको बोला जाता है पटका या कमर बंद। क्या बोला जाता है इसको? पटका या कमर बंद। वही यहां देखो, यहां ये घुटनों तक की लंबाई की जो धोती पहन रखी है, इसको कहा जाता है दोस्तों ढेपाड़ा। क्या कहा जाता है? ढेपाड़ा। और वही ये जो सर पर देख रहे हैं आप, सभी के सर पर देख रहे हैं ऐसे कपड़ा बांध रखा है। पगड़ी नहीं है, कपड़े का छोटा टुकड़ा है, उसे सर पर लपेट रखा है। और इसी टुकड़े को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंगोछा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगोछा, अंगोछा कहा जाता है। तो ये क्या हो गई? पुरुषों की सारी ड्रेसेस एक ही स्लाइड में हो गई हमारे लिए। बेचारे पुरुषों के पास ऑप्शन तो होता नहीं है, तो एक ही स्लाइड में हमारा काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। होते सर 1 घंटा हो गया। बस दोस्तों आज इतना ही, बाकी सब हम अगली क्लास में करेंगे कवर, है ना? आज के लिए इतना ही।